नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज़ के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त की खास ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति से जुड़ा 2 दिनों तक चलने वाला तीजा व्रत पर्व बीती रात करू भात खाने की रस्म के साथ शुरू हो गया। महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सफल जीवन की कामना के साथ व्रत की शुरुआत की। गौरतलब है कि इस व्रत से पूर्व करू भात का सेवन किया जाता है, जिसके बाद अगले दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस परंपरा का निर्वाह करते हुए आज प्रदेश की महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। ये व्रत चतुर्थी तक चलता रहेगा। हमारा देश उत्सव धर्मी संस्कृति का देश है। अधिकांश उत्सवों, तीज त्योहारों का संबंध हमारी कृषि संस्कृति से है। नई फसल की आमद को उत्सव का रूप दिया जाता है। हाल ही में हमने हरेली और पोला का पर्व मनाया और अब हरितालिका तीज का त्योहार मना रहे हैं। हरितालिका तीज को छत्तीसगढ़ में तीजा कहते हैं। तीजा त्योहार का संबंध सुहागिनों से है, जिसमें महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए 24 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। कल हरितालिका तीज मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले जो करू भात खाने की परंपरा है उसको लेकर हम कुछ लोगों से जानना चाहेंगे कि करू भात क्यों खाते हैं। उपास रहे बनना वो शुरू से बचपना से पुरखौती से चलत आवा थे। वो नियम धर अपना माँ बाप मानते और बेटी मन ला लेखते तीजा पोरा दुनिया संगी जमुरिया सब ला देखता। उपास मतलब आज करू भात खाएंगे, कल उपास रहेंगे। और खाते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? कारण नियम बना है। अब वो पहले वाला नियम का है करे का पता है। अब वो नेंग निकाल दिए है। बचपना से जाना था करू भात, वो कोई नेंग नहीं है। शुरू से हम बचपना रहे तब से हमारे माँ बाप मन आ जाए, माँ बाप तो नहीं माँ जाए, माँ के साथ में कल लड़का जाते करू भात खाए। करू भात खाए के नियम है। करू भात खा के उपास थे और रात के ना दूध पीते, खीरा खा के उपास ल रही थे बोल के रहे। तो इनका कहना है कि तीजा पर्व के पहले दिन करू भात खाने की परंपरा है, इसलिए ये करू भात खाते हैं। कैमरामैन अमीन कुरैशी के साथ वीआईपी न्यूज़ से पद्मा कुलदीप। तीजा का ही हिस्सा है करू भात। क्योंकि छत्तीसगढ़ धान के लिए जाना जाता है, तो भात तो यहाँ के लोक जीवन का प्रमुख खाद्य है। इसके साथ परंपरा के तहत आहार में करेले की सब्जी ही ग्रहण की जाती है। करू भात खाने की परंपरा को लेकर आम जन में यह सवाल उठता है कि तीजा से पहले करू भात यानी करेले की सब्जी और चावल क्यों खाया जाता है। इस बारे में बात करेंगे न्यूट्रिशन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव से। ये व्रत वैसे तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, परंतु ये अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ की ये परंपरा है कि तीज के दिन के एक दिन पहले, व्रत के एक दिन पहले कड़ू भात खाया जाता है। कड़ू भात मतलब करेले की सब्जी उस दिन खाई जाती है। इस सब्जी को खाने के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन भी होते हैं। वैसे तो हम करेले की सब्जी का नाम सुनकर सब कोई नाक भोग गोड़ने लगते हैं, परंतु करेला अपने पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। उसमें कई ऐसे पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है और मैग्नीशियम के अलावा इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। और करेला खाने का सबसे बड़ा जो एक रीजन होता है इस समय, क्योंकि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब एक खास खबर की ओर रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म भूलन द मेज को छत्तीसगढ़ सरकार अब प्रोत्साहन अनुदान देने जा रही है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। भूलन द मेज के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा ने इस फैसले को फिल्म उद्योग के कल्याण की दिशा में काफ़ी बड़ा कदम बताया है। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने इस फिल्म के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा से खास बातचीत की। छत्तीसगढ़ सरकार ने फिल्म प्रोत्साहन को लेकर एक बड़ी घोषणा की है। हमारे साथ भूलन द मेज के निर्माता निर्देशक मनोज वर्मा जी है। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं निर्णय को आप? ये एक बहुत मैं कहूँगा कि एक ऐतिहासिक निर्णय हुआ है, क्योंकि 20-21 सालों तक अभी तक हम लड़ रहे थे कि एक बड़ी नीति बने, फिल्म नीति बने, जिससे छत्तीसगढ़ी सिनेमा को एक दिशा मिल सके। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने उसको बहुत गंभीरता से लिया और एक बड़ा निर्णय ये जो फिल्म नीति के साथ में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, सब्सिडीज़ और जो अनुदान राशि वगैरह की जो बातचीत हुई है, तो ये एक बड़ा
निर्णय है सरकार का, और ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा फले फूले। फिल्म नीति को लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार ने ड्रॉप तैयार किया था, अब घोषणा भी की है, कैसे देख रहे हैं कितना फ़ायदा जो है छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री को होने वाला आने वाले दिनों में? ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत सी हिंदी फिल्में, बहुत सी वेब सीरीज़ और इसका सबका प्रोडक्शन वर्क जो है वो यहाँ पे होगा, और जिस तरीके की नीति बनी है उससे यहाँ के लोगों को जो काम में वृद्धि होगी। सर, जिस तरीके से कोरोना काल के बाद हम लोगों ने देखा है कि OTT प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर पिक्चर जो है रिलीज़ हो रही हैं, कैसे देख रहे हैं इस परिवर्तन को आप? देखिए, OTT एक कहना चाहिए एक सब्स्टिट्यूट ज़रूर है सिनेमा घरों का, लेकिन मैं अभी भी यही मानता हूँ कि फ़िल्म देखने का जो आनंद थिएटर में होता है, क्योंकि अब मल्टीप्लेक्सेस जो हैं वो एक कल्चर हो गया है, और वो कल्चर अभी ऐसा लगता है कि अभी हम मुश्किल समय में हैं, इस वजह से शायद थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी वापस से सिनेमा घरों में वही भीड़ आपको देखने को मिलेगी। सर, अब जो है जिम्मेदारी आपकी और 2 गुना बढ़ गई है। आने वाले दिनों में आप किस तरीके की पिक्चर बनाना चाहेंगे जो लोगों को पसंद आए, जिस तरीके से राष्ट्रीय अवार्ड आपको मिला है, और आगे किस तरीके से काम करने वाले हैं आप? उम्मीद है मुझे कि आगे हम कुछ इस तरीके का फिर से कोई काम करें, कोई वापस से कोई ऐसी कहानी मिले मुझे। अभी हम कमर्शियल मूवीज़ पे ही काम कर रहे हैं, और वापस से जैसे ही मुझे कोई अच्छी कहानी वापस से मिलती है तो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि एक फिर से समानांतर सिनेमा बनाया जाए, और उसको भी इसी तरीके से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जा सके। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मनोज वर्मा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आने वाले दिनों में उनकी कोशिश रहेगी कि लोगों को बेहतर फिल्म दिखाया जाए। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़, रायपुर। स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव आज मेकाहारा अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मेकाहारा में बन रहे आधुनिक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग का निरीक्षण कर अस्पताल प्रबंधन से जानकारी ली। गौरतलब है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आधुनिक प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग शुरू होने जा रहा है। ये विभाग ICU और अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस रहेगा। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग लगभग बनकर पूरी तरह तैयार है। इसमें महिलाओं को निःशुल्क सभी सुविधाएं मुहैया होंगी। चाहे वो सब हेल्थ सेंटर हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, जिला अस्पताल हो, या मेडिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में हमारे मेडिकल कॉलेज हो, इसमें बेहतर सुविधाएं नागरिकों को उनके ही पैसे को जो वो टैक्स के रूप में देते हैं उससे मिल सके, और उनको जेब से खर्चा ना करना पड़े। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि नागरिकों को लगता है कि प्राइवेट अस्पताल में हम जाएं तो ज़्यादा अच्छी हमारी सेवा होगी, साफ सफाई, चमक धमक वहाँ ज़्यादा दिखता है। तो एक ये कदम है कि सरकारी व्यवस्थाओं में भी साफ सुथरी और अच्छी दिखने वाली भी व्यवस्था, और डॉक्टरों में गुणवत्ता की तो कोई कमी नहीं। आज रायपुर के धरना स्थल में विरोध प्रदर्शन का दिल दहलाने वाला तरीका देखने को मिला, जहां 2 महिलाओं ने अग्नि समाधि लेने की कोशिश की। पुलिस की मुस्तैदी से आग लगने से पहले ही मंच से उठ रहे धुएं को बुझा दिया गया। अगर इस काम में देरी हो जाती तो धरना स्थल में अनहोनी भी हो सकती थी। दरअसल अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 51 दिनों से पीड़ित महिलाएं सरकार से गुहार लगा रही थीं, मगर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के चलते आज हताश होकर इन दोनों महिलाओं ने अग्नि समाधि लेने की कोशिश की। हम लोग आज 51 दिन हो गया सर यहाँ बैठे हैं धरना में, लेकिन शासन प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रही है, तो हम लोग हताश होकर ना आज समाधि लेने का निर्णय लिए हैं। अब जब तक कि हमारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती हम लोग यहाँ से नहीं हटेंगे, और आज तो ये करके ही रह गया, लेकिन हमारी अनुकंपा नियुक्ति नहीं होती तो हम सभी बहनें ऐसा कुछ हरकत करके अपना प्राण त्याग देंगे यहाँ से, लेकिन बिना अनुकंपा नियुक्ति लिए बिना नहीं जाएंगे। 51 दिन से बैठे हैं सर, हमारी कोई भी सूद लेने नहीं आया सरकार से। आज इतने दिन तक हम सिर्फ प्रदर्शन कर रहे थे, आज से उग्र होकर अब अपने आपको अग्नि समर्थन करने जा रहे हैं, और जब तक हमारी सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तब तक से यहाँ से नहीं हटेंगे।
अनुकंपा नियुक्ति सर एक संवेदनशील मामला है। जब कैबिनेट थी, कैबिनेट में हम लोगों का निराकरण हो सकता था। हम लोगों के लिए क्या ये नियम लगा हुआ है, हम लोगों के लिए शिथिलीकरण करके अनुकंपा नियुक्ति तुरंत हो सकती है, लेकिन सरकार अनदेखा कर रही है हमारी मांग को। कोई बच्चे लेके आई है और कोई बच्चे छोड़ के आई है। जो बच्चे छोड़ के आई है महिला, उनके बच्चों की रोज फोन आता है, मैं देखती हूँ महिला रोती है, बच्चे रोते हैं, खाने के लिए नहीं है, तो कहाँ से खाना को जुटाएंगे। महिला तो यहाँ पर है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैठी है और बच्चे वहाँ भूखे मर रहे हैं। हमें जैसी जानकारी मिली कि वो आत्मदाह करने वाले, तो उसको पानी से बुझाया गया है। थोड़ा हल्का फुल्का झुमाझट की हुई थी, फिर बाद में उनको समझाई दी गई है और समझाई देने के बाद अभी वो शांतिपूर्ण अपने ढंग से अपने आंदोलन को चला रहे हैं। अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर से आए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आज रायपुर के धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश की सरकार उनकी जायज मांगों को माने और उन्हें शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिलवाए, अन्यथा वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। हमारे संवाददाता खोमन साहू ने संगठन के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, पूरे प्रदेश भर से जो है आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करना चाहेंगे। और हम लोग मुख्य रूप से 4 मांग को लेकर के यहाँ पे हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें हमारा पहला मांग है शासकीयकरण घोषित कर कलेक्टर दर हमको दिया जाए। दूसरा हमारा मांग है हड़ताल अवधि और बर्खास्त अवधि का पैसा दिया जाए। और तीसरा हमारा मांग है पर्यवेक्षक भर्ती में आयु सीमा को पूरा छूट किया जाए। और चौथा हमारा मांग है सेवा समाप्ति के पश्चात में कार्यकर्ताओं को 5 लाख रुपए और सहायिकाओं को 3 लाख रुपए दिया जाए। अब आगे क्या करेंगे आप लोगों की जैसे मांग अगर पूरी नहीं होती है तो? अगर आज शासन हमारी मांगों को नहीं पूरा करती है तो आने वाले समय में हम पूरी महिलाएं यही बूढ़ा तालाब में जल समाधि देंगी। तो देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे और कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार उन लोग की मांग पूरा नहीं करती, आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन करने वाली है। कैमरा पर्सन होरीलाल साहू के साथ खोमन साहू, VIP न्यूज़ रायपुर। 18 सितंबर को भाजपा व्यापारिक प्रकोष्ठ की पहली कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसकी तैयारी को लेकर भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में आज बैठक रखी गई। इस बैठक में व्यापारी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारिक प्रकोष्ठ कार्य समिति बैठक में होने वाले मुद्दों और गतिविधियों को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक 18 तारीख को नए कार्यालय रायपुर में आयोजित की गई है। उसी की तैयारी के संबंध में आज बैठक आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के व्यापारी प्रकोष्ठ के सैकड़ों और हजारों कार्यकर्ताओं ने इस कोरोना पीरियड में कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा की है और अलग अलग जिलों में उनका सम्मान करने का कार्यक्रम। लगातार दूसरी बार गणेश उत्सव पर कोविड-19 का साया है। इसके बावजूद कोविड गाइडलाइन के हिसाब से शहर में गणेश स्थापना करने की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। इस बार गणेश जी के पंडाल तो छोटे बनाए ही जाएंगे, जहां स्थापित होने वाली प्रतिमाएं भी प्रशासन की गाइडलाइन के तहत छोटी ही ऊंचाई रहेगी। हालांकि इस वजह से मूर्तिकारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। मेरे पास छोटे साइज के बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, 150-200 मूर्ति हैं। उसी को अभी सेल करना है क्योंकि लिमिट साइज सरकार आदेश दे दिया है 8 फीट 5 फीट के साइज़ से। जिस कारण छोटे मूर्ति हैं 1 फीट के 2 फीट के, उसी को सेल कर रहे हैं। नुकसान तो मैडम बहुत हो रहा है एक्चुअल में। बड़े मूर्तियाँ सेल होते नहीं हैं, छोटे मूर्ति सेल होते हैं, उसमें उतना इनकम नहीं होता है। अभी तो कल ज़्यादा होगा, अभी तो वही 2 4 5 ही ऐसी सेल हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। 2 साल से जो है कोविड टाइम चल रहा है। हाँ, तो उसके हिसाब से तो थोड़ा कम ही है। वैसे बिजनेस जो है ऑलरेडी पहले ज़्यादा हुआ करता था, उससे इस बार जो है कम है। छत्तीसगढ़ में अखंड सौभाग्य का पावन पर्व हरतालिका तीज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और सफल जीवन के लिए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखा।
सुहागन महिलाएं और कुंवारी युवतियों ने माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना भी की। ये ना छत्तीसगढ़ के मेन त्योहार है हमार मन के, और सब सौभाग्यवती महिला मन ह एला उपास ला करथे अपन पति के दीर्घायु के लिए। और एला पार्वती मैया शुरू करे रही से, और वही करे शंकर पार्वती के पूजा करथन आज के दिन। और पूजा करके दिन भर निर्जला व्रत करे रहीथन, और ओकर बाद में पूजा उजा करके दूसर दिन भिंजा 24 घंटा पानी और कुछ नहीं लेवन, और उपास तोड़थन दूसर दिन भिंजा चौथ के दिन। छत्तीसगढ़ का मुख्य त्यौहार है तीजा, और ये मेरा पहला तीजा का व्रत है जिसका बहुत ज़्यादा यहाँ महत्व होता है और बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से ये बहुत बड़ा दिन होता है जहाँ 24 घंटे निर्जला व्रत करके वो रात को फुलहरा सजा के शिव जी की पूजा करते हैं, फिर सुबह उसको विसर्जित करने के बाद ही व्रत खोलते हैं। वीआईपी न्यूज में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से विराम का। कुछ और खास खबरों के साथ जल्द वापस आते हैं। हमारा लक्ष्य है खबरें जो जागरूक कर सके जनगण के मन को, खबरें जो बेबाक हो, खबरें जो निष्पक्ष हो, खबरें जिनमें सत्य की अनुगूंज हो, खबरें जिनमें बदलाव का राग हो। आइए खबरों से आवाम को जगाते हैं, झूठ को सच का आईना दिखाते हैं। देश और दुनिया की खबरों के साथ छत्तीसगढ़ की खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास कार्यक्रम सुभाष के बाद। मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो उसके साथ और राज्य बने, वो थे झारखंड, उत्तराखंड। पर छत्तीसगढ़ उन राज्यों से इस मामले में अलग था कि छत्तीसगढ़ बनने के साथ ही छत्तीसगढ़ का जो सिनेमा उद्योग था उसकी शुरुआत हुई, और बहुत शानदार शुरुआत हुई। एक फिल्म आई मोर छैया भुइयाँ, जिसमें छत्तीसगढ़ी भाषा में फिल्म निर्माण हुई। इसके पहले छत्तीसगढ़ में 2 फिल्में बन चुकी थी। वो 2 फिल्मों ने भी छत्तीसगढ़ में जो इतिहास रचा था, कही देबे संदेश और घर द्वार, उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब मोर छैया भुइयाँ आई और उसकी व्यावसायिक सफलता हुई तो फिल्मकारों को लगा कि हम अपनी बोली भाषा में फिल्में बनाएं। और 2000 से लेकर आज 2021 तक लगातार छत्तीसगढ़ में फिल्में बन रही है। बाकी राज्य जो हैं वो फिल्म के मामले में आगे नहीं आए। मध्य प्रदेश, जिससे हम अलग हुए, कहने को मध्य प्रदेश सरकार ने वहाँ पर बहुत सारी सुविधाओं देने की बात भी की, बहुत सारे फिल्मकार आए, उन्होंने मध्य प्रदेश में फिल्में शूट भी की। पर वहाँ की चूँकि भाषा हिंदी है तो वहाँ पर हिंदी सिनेमा बना। पर छत्तीसगढ़ में चूँकि यहाँ की बोली भाषा छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा यहाँ पर विकसित हुआ, और छत्तीसगढ़ सिनेमा अपने बूते विकसित हुआ। पर छत्तीसगढ़ सिनेमा के लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ फिल्म की नीति बने और सरकार छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रोत्साहित करे। लगातार जो सिनेमा हॉलों की कमी और आईएनएक्स या पीवीआर जैसे सिनेमाओं में छत्तीसगढ़ी फिल्मों को ना दिखाने को लेकर भी आंदोलन हुए, और लोगों ने मांग की कि जिस तरह महाराष्ट्र में, जिस तरह साउथ में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के सिनेमा को स्थान मिलता है, जो सुविधाएं मिलती हैं, अनुदान मिलता है, वो यहाँ भी मिले। भूपेश बघेल की सरकार ने ये घोषणा की कि हम यहाँ पर फिल्म सिटी बनाएंगे। उसके पहले रमन सिंह की सरकार ने फिल्म विकास निगम बनाया। इस सरकार ने भी फिल्म को लेकर बातचीत की और कहा कि हम फिल्म सिटी बनाएंगे। बहुत सारे फिल्म से जुड़े लोगों ने कहा कि फिल्म सिटी बने, पर फिल्म सिटी के साथ साथ फिल्म प्रशिक्षण संस्थान, जैसा कि पूना में है, उस तरह का संस्थान बने। यहाँ नाटकों की एक लंबी परंपरा रही है, तो उस नाटकों की परंपरा के तहत राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तरह नाट्य विद्यालय बने, तो प्रशिक्षण की व्यवस्था हो। पर पिछले 20 सालों में हमारे यहाँ के फिल्मकारों ने अपने से सीखकर जो कुछ निर्मित किया, उसमें एक फिल्म आई भूलन द मेज, संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पे बनी है फिल्म, जिसे मनोज वर्मा ने बनाया। इस फिल्म ने एक ट्रेंड को बदला, और जब इसे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला तब यहाँ के फिल्मकारों को लगा कि फिल्म इस तरह भी बननी चाहिए। फिल्मकार लगातार जिस तरह की फिल्में बना रहे थे वो व्यावसायिक फिल्म की तरफ जा रहे थे, और एक अंधी दौड़
जो मुंबईया फिल्म थी उसकी अंधी दौड़ की तरफ भी कुछ लोग थे, पर यह फिल्म भूलन द मेज ये टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आज सरकार ने जो छत्तीसगढ़ फिल्म नीति की अनुमति दी है, जिसमें उसका प्रमुख उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य को फिल्म अनुकूल राज्य बनाने, फिल्म शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ को सेंट्रल हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में राज्य में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए तथा जो छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा है और सांस्कृतिक स्थल है उनमें फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान दिलाने के लिए फिल्म नीति की अनुमति दी गई। जब कैबिनेट की बैठक हुई, भूपेश बघेल की कैबिनेट ने यह भी फैसला किया कि छत्तीसगढ़ में निर्मित राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त फिल्म को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिया जाएगा। यह अनुदान सूचना प्रसारण मंत्रालय की जो प्राइम कैटेगरी है, जिसमें राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ी पृष्ठभूमि की जो सर्वोत्तम फिल्म होगी, उसके निर्देशक को, अभिनेता को, अभिनेत्री को राष्ट्रीय एकता अथवा सामाजिक संदेश आदि के मापदंड हेतु अधिकतम 1 करोड़ रुपए की राशि किसी भी कैटेगरी में देने का आज निर्णय लिया गया है। चूँकि अभी हमारे यहाँ की एक ही फिल्म है भूलन द मेज, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर यह दर्जा हासिल किया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत भूलन द मेज को क्षेत्रीय भाषा छत्तीसगढ़ी की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। दरअसल हम इस पूरी फिल्म मेकिंग में हमको जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के फिल्मकार किस तरह से फिल्म बना रहे हैं। उनके पास अपनी परंपरा थी, उस परंपरा के साथ साथ उनका अपना जो कुछ उन्होंने अफोर्ड किया था बम्बई जाकर, या जो कुछ उन्होंने सीखा था, उस सीख के जरिए उन्होंने फिल्म बनाना शुरू किया। पर उनके पास एक अलग अलग तरह के अनुभव भी थे और उस अनुभव में को वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ की विविधता उसमें दिखे। प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो सांस्कृतिक विविध आयाम हैं, जिसमें उन्होंने सिरपुर, बायसन माड़िया, घोटुल, डोकरा आर्ट तथा बैगा पे केंद्रित लघु फिल्म और व्रत फिल्म बनाने के लिए उन्होंने प्रावधान किया है कि इस तरह की फिल्में बने। छत्तीसगढ़ में अपार खनिज संपदा है, वन संपदा है, प्राकृतिक स्थल हैं, सारा कुछ जो है छत्तीसगढ़ में है। पर बावजूद इसके यहाँ के फिल्मकारों के लिए भी ये महत्वपूर्ण बात है कि वो जब फिल्म बनाएं तो सरकार ने जो पैरामीटर तय किए हैं तो उस मापदंड पर भी कहीं फिल्में बने। अभी तक जो फिल्में बनी हैं, अगर हम मनोज वर्मा की फिल्म को छोड़ दें या हम और 1-2 फिल्मों को छोड़ दें, तो जो बाकी फिल्में हैं वो उस स्तर को कहीं टच नहीं करती। तो ये फिल्मकारों की भी जवाबदारी है कि वो सिनेमा के नाम पर क्या परोस रहे हैं। अभी सिनेमा बदल रहा है। अभी जब से OTT प्लेटफॉर्म आया है, सिनेमा का कंटेंट बोल्ड हुआ है। अब कहानी सिनेमा में हीरो है, जिसके पास जितनी अच्छी कहानी होगी, मौलिक कहानी होगी, विविधता से भरी कहानी होगी, लोग उसको देखेंगे। अब वो दौर चला गया जो एक दौर था हीरोइज्म का, अब कहानी हीरो है। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो निर्णय लिया है बोली भाषा क्षेत्र को बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का मान बढ़ेगा जब भूलन द मेज जैसी फिल्में बनेंगी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान होगी। छत्तीसगढ़ में राज्य बनने के बाद रायपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत छत्तीसगढ़ फिल्म एंड विजुअल आर्ट सोसाइटी ने की। 4 फिल्म फेस्टिवल हुए, जिससे बहुत सारे नए फिल्मकारों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे देश दुनिया के लोगों से मिलने मिला। तो यहाँ पर एक फिल्म फेस्टिवल लगातार हो, सरकार जैसे गोवा में होती है और अन्य राज्यों में होता है, उस तरह के फिल्म फेस्टिवल को प्रमोट करे। सरकार फिल्म प्रशिक्षण के लिए केंद्र बनाए, नाटकों के लिए नाट्य विद्यालय बनाए और तमाम कलाओं को, जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, जो हमारी अपनी कलाएं हैं, उनके प्रमोशन के लिए संस्कृति विभाग के माध्यम से बहुत सारी अकादमियां बनने वाली हैं। उन अकादमियों में भी इनके लिए जगह हो। निश्चित रूप से सरकार का जो फैसला है उससे अच्छे फिल्मकारों को छत्तीसगढ़ आने का मौका मिलेगा और वे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में यहाँ की संस्कृति पे फिल्में बनाएंगे और लोग देश दुनिया में छत्तीसगढ़ को उसी तरह देख पाएंगे जैसे बहुत सारे राज्यों को, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, असम की बात करें, बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, जहाँ की फिल्में की बात लोग करते हैं। बहुत सारे देश भी ऐसे हैं जो ईरान जैसे देश हैं, वहाँ पर भी फिल्में बनती हैं जिसकी पूरी दुनिया में बात होती है। तो अगर हमारे फिल्मकार बहुत गंभीरता के साथ
अच्छी विषय वस्तु लेकर, छत्तीसगढ़ की मौलिक कहानियों को लेकर, यहाँ की कला संस्कृति, यहाँ की लोक कला को लेकर अगर फिल्में बनाएंगे तो निश्चित रूप से सरकार ने जो फैसला लिया है और वो जो सरकार चाहती है उसकी मंशा के अनुरूप फिल्मकारों को भी कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा। साड़ी दुनिया का अनूठा परिधान है। इस परिधान में नारी का सौंदर्य पूरी गरिमा के साथ खिल उठता है। राजधानी रायपुर में बिलासा हैंडलूम एक ऐसी शॉप है जहां साड़ियों का अनूठा संग्रह है जो फैशन और परंपरा की मिसाल है। रंग रसिया के रंगों से सजेगी छत्तीसगढ़ की साड़ियाँ। जी हाँ, देश दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग अब बिलासा हैंडलूम की साड़ियों में दिखाई देंगी। राजा रवि वर्मा वही चित्रकार हैं जिन्होंने हमारे देश के देवी देवताओं को कलर में मूर्त रूप दिया। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन धान का कटोरा सिर्फ उम्दा चावलों के लिए ही दुनिया भर में मशहूर नहीं है, बल्कि अपनी लोक कलाओं और अनूठे हस्तशिल्प के लिए भी प्रसिद्ध है। अगर आपको छत्तीसगढ़ की समृद्ध हस्तकला की झांकी देखनी है तो बिलासा हैंडलूम आपके लिए एकदम सही जगह है, जहां आपको छत्तीसगढ़ की टसर सिल्क की साड़ियां एक नए अंदाज में दिखेंगी। फैशन पसंद महिलाओं को बिलासा हैंडलूम का टसर सिल्क साड़ियों का ये कलेक्शन जरूर पसंद आएगा। इसकी वजह है इन साड़ियों के बॉर्डर पर राजा रवि वर्मा की प्रसिद्ध कृतियों का अंकन। बिलासा हैंडलूम में हमारे यहाँ 2 निफ्ट के डिजाइनर कार्यरत हैं। हम लोगों ने यहाँ राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स थी उस पेंटिंग्स को आधार बना के उसी रंगों में, उसी डिज़ाइनों में चंद्रपुर के व्यूवर से हम लोगों ने साड़ियाँ तैयार की हैं। लगभग राजा रवि वर्मा की 10 पेंटिंग्स को आधार लेके हमने 10 डिज़ाइन की साड़ियाँ तैयार की हैं। उसका कैटलॉग भी हमने तैयार किया हुआ है और इसको हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल पे हम लोगों ने अपलोड किया हुआ है और इसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बिलासा हैंडलूम की ये साड़ियाँ छत्तीसगढ़ के चंद्रपुर के बुनकरों के बेहतरीन हुनर और कारीगरी की मिसाल है। छत्तीसगढ़ में अब जिले में अंग्रेजी माध्यम की तर्ज पर स्वामी आत्मानंद हिंदी माध्यम शासकीय स्कूल खुलेंगे। प्रदेश में अभी 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम शासकीय स्कूल खोले जा रहे हैं, जिन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अब सरकार हिंदी माध्यम के शासकीय स्कूल भी हर जिले में खोलेगी। इसी बीच शिक्षा को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं, जहां पूर्व मंत्री ब्रजमोहन ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ के महान लोगों के नाम पर स्कूल खोलकर उन्हें बदनाम कर रही है। वहीं प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि स्कूल पालकों की मांग पर खुल रहे हैं, जिसका स्वागत सबको करना चाहिए। देखिए, बहुत बुरी हालत है। छत्तीसगढ़ में 150 से ज़्यादा अंग्रेजी स्कूल खोले गए हैं और उन 150 जहाँ पर अंग्रेजी स्कूल खोले गए वहाँ पहले से हिंदी मीडियम के स्कूल थे। अंग्रेजी स्कूलों के लिए अलग से टीचर की भर्ती नहीं की गई है और लगभग मेरी जानकारी में 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली पड़े हुए हैं। अगर ये खाली कम से कम पहले राजीव गांधी अन्याय योजना के नाम से राष्ट्रीय नेता राजीव गांधी जी को बदनाम किया गया, लोगों को पैसा नहीं दिया जा रहा है, 4 किस्त में दिया जा रहा है। और स्वामी आत्मानंद जी अध्यात्म के क्षेत्र का बहुत बड़ा नाम है। कम से कम उनके नाम से जो स्कूलें खोली जा रही है उनमें तो लोगों के साथ में, बच्चों के साथ में, वहाँ के शिक्षकों के साथ में अन्याय अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने एक अभिनव प्रयोग किया, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश स्कूल सभी जिला मुख्यालयों में। जब इन स्कूलों से बहुत अच्छे परिणाम मिले, लोगों ने बार बार मांग की, तो ब्लॉक स्तर पे भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश माध्यम स्कूल शुरू किए गए और अब लोगों की मांग पर, पालकों की मांग पर कांग्रेस की सरकार स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल भी खोलने जा रही है। ये एक बहुत ही सकारात्मक पहल है और शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़े खर्च से पालकों को बचाने और छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की पहल है। इसका व्यापक स्वागत
समाज के हर वर्ग के द्वारा किया जा रहा है। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।